बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी स्ट्रेटेजी को समझना आसान नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति के धुरंधर माने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने गोपनीय बैठक कर अब उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। पहले महागठबंधन के साथ आने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जिस तरह लोगों ने नाता तोड़ना शुरू किया था, उससे तो यही लग रहा था कि अब पार्टी का बचना मुश्किल नहीं है। एनडीए की नेता भी दावा करने लगे कि जेडीयू में भगदड़ रुकने वाली नहीं है। कई तो यह भी मानने लगे कि नीतीश कुमार अब अधिक दिनों तक सीएम की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। ऐसा कहने और मानने वाले में सिर्फ नीतीश के विरोधी दलों के लोग शामिल नहीं थे, बल्कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की ओर से भी ऐसा बयान लगातार आ रहे थे। स्वभाव से कम बोलने वाले नीतीश कुमार चुपचाप सुनते रहे और अपनी रणनीति बनाते रहे, और अब उसे धरातल पर उतारने का काम शुरू कर चुके हैं। महागठबंधन में आते ही नीतीश कुमार को जेडीयू के ही कुछ नेता के विरोध का सामना करना पड़ा, और जेडीयू में रहते संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ डील किया है, और डील की सच्चाई या कोई प्रमाण तो अब तक सामने नहीं आया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसे मुद्दा बना करके खुद जेडीयू से अलग हो गए। डील की चर्चा आरजेडी के किसी नेता ने तो नहीं की, लेकिन यह मांग जरूर उठी कि नीतीश कुमार जितनी जल्दी हो सके अपनी कुर्सी छोड़ दे और तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंप दे। जब ये प्रश्न उठ रहा था तो लोगों को लग रहा था कि वाकई में इसने डील किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री हम तेजस्वी यादव को बनाएंगे और प्रधानमंत्री हम खुद बनेंगे। आरजेडी के कुछ नेता ने तो सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए अनाप शनाप बयानों में भी नीतीश पर इतना दबाव बनाया कि एक बार सबको नीतीश की कुर्सी हिलती नजर आने लगी। आरजेडी के नेता तेजस्वी की ताजपोशी की तारीफ भी की और उसकी तारीख तक बताने लगे कि नीतीश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर किए बगैर नालंदा की एक सभा में तेजस्वी की मौजूदगी में घोषणा कर दी कि अगला 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसके बाद से तेजस्वी को तुरंत सीएम बनाने की मांग धीमी पड़ गई, जब नीतीश कुमार ने 2025 में सीएम बनाने की बात तेजस्वी यादव को कर दी। बिहार में जाति सर्वेक्षण की मांग सबसे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने उठाई थी। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और नीतीश ने भी उनकी मांग पर सहमति जता दी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से जाति सर्वेक्षण के लिए आग्रह करने के लिए नीतीश ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पीएम नरेंद्र मोदी के पास भेजा, और केंद्र चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी वजह से जाति जनगणना कराने से इनकार कर चुका था, इसलिए आश्वासन या अस्वीकृति की तो संभावना ही खत्म हो गई थी। और अलबत्ता केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील जरूर दी थी कि राज्य सरकार ये चाहे तो अपने स्तर से जाति जनगणना करा सकती है। एनडीए में रहते ही नीतीश सरकार ने जाति जनगणना की स्वीकृति दे दी और उसके लिए कैबिनेट के पास भी करा ली थी, और आखिरकार इस साल के आरंभ में जनगणना कार्य शुरू हो गया, और पहले चरण का काम पूरा होते ही पटना हाई कोर्ट ने यह कहकर इस पर रोक लगा दी थी कि जनगणना केंद्र का विषय है, और राज्य सरकार ने दलील दी कि यहाँ जनगणना नहीं बल्कि सर्वेक्षण है, और इस पर कोर्ट ने सरकार को इजाज़त दे दी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की अगली तारीख के पहले ही नीतीश सरकार ने जाति सर्वेक्षण पूरा कर लिया था और आंकड़े भी जारी कर दिए। इस तरह आरजेडी के मुद्दे को नीतीश ने अब पूरी तरह से अपना बनाकर पूरी तरह से भुना लिया, और नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में आत्मविश्वास जताने और नेताओं को ऊर्जान्वित करने के लिए सबसे पहले सांसदों और पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और वर्तमान व पूर्व विधान परिषद सदस्यों से बारी बारी मुलाकात की और उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी के टिप्स दिए। फिर उन्होंने पार्टी के प्रभारियों से मुलाकात की और जेडीयू दफ्तर में आने जाने का सिलसिला शुरू किया। हाल में नीतीश ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की, और इस तरह हर तबके के अपनी गोटी फिट करने में नीतीश लगे रहे।
नीतीश को मूल चिंता अपने बुनियादी वोट बैंक को लेकर के आरजेडी के दुर्दनी में मुसलमानों से उसका साथ छोड़ दिया था। वे जेडीयू के साथ आ गए थे और जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद हर जाति की आबादी सार्वजनिक हो गई। बिहार में दलितों महादलितों की आबादी लगभग 20% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 36.01% है और पिछड़ा वर्ग की आबादी की बात करें तो 27.12% है और अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65% है और अनुसूचित जनजाति आबादी की बात करें तो 1.68% है और स्वर्ण जाति की आबादी की बात करें तो 15.52% है। जातीय जनगणना में कुल 13,07,25,310 लोग शामिल हुए थे। नीतीश की कोशिश है कि मुस्लिम जाति के वोट हर हाल में महागठबंधन को मिल जाए और असदुद्दीन ओवैसी के उभार पर अंकुश लगाया जा सके। इतना ही नहीं, दलित जातियों को भी अपने पाले में करने के नीतीश गोटी बिछा रहे हैं और दलित समुदाय से आने वाली मुसहर जाति की आबादी 3% से अधिक है, जो पासवान जाति की आबादी के लगभग बराबर है। यही वजह है कि नीतीश ने जीतन राम मांझी को पटाने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। देखिए, ये लोग जाति के आधार पर, हम बार बार कहते हैं कि जाति के आधार पर ये लोग वोट कलेक्ट करने का काम करते हैं। जाति के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं और इसलिए आज तक हमारा बिहार पीछे चल रहा है। नीतीश कुमार को विपक्ष का पीएम फेस बताने की शुरुआत सबसे पहले आरजेडी ने ही की थी और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो यह भी कह दिया था कि लालू यादव ने नीतीश को जीत का टीका लगा दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के अलावा मंत्री श्रवण कुमार और दूसरे नेताओं ने भी नीतीश को पीएम पद के श्रद्धा योग्य बताना शुरू किया। हालांकि नीतीश को मालूम है कि उनकी राह में सबसे बड़ा रोहा कांग्रेस अटकाएगी, क्योंकि कांग्रेस इसमें मेन मुद्दा उठाती है और कांग्रेस सबसे बड़े विरोधी के रूप में भी देखे जाते हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार को टेंशन भी है और इसलिए नीतीश ने अपनी अघोषित रणनीति के तहत खुद को पीएम पद की रेस से बाहर कर लिया। विपक्षी एकता के शुरुआती प्रयासों के बाद उन्होंने अपने को समेटा और अब जेडीयू को मजबूत करने में लग गए। नीतीश को शायद अब भी उम्मीद है कि बेमन से इनकार के बावजूद उनके कामों से शायद विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के लिए उनके नाम पर सहमति बन जाए, लेकिन डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम राजनीति के इस रेस में आगे निकले, राजनीति करें और राजनीति करने के बाद ऐसा ना हो कि हमें पीएम ही ना बनाया जाए अगर हम जीत भी जाए तो, और राहुल गांधी को कहीं पीएम बना दिया जाए। इसलिए नीतीश कुमार के मन में एक और ख्याल चल रहा है कि ऐसा क्यों ना हम करते हैं कि हम एनडीए में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि एनडीए में शामिल अगर हम हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे लेकिन मुख्यमंत्री तो जरूर रहेंगे और जो बाकी जिंदगी है वो हम मुख्यमंत्री के रेस में सुचारू रूप से चला पाएंगे और हमारी जिंदगी सही से चल पाएगी। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में, इंडिया अलायंस में अगर वो शामिल रहते हैं तो शायद उसे मुख्यमंत्री का पद तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने साफ तौर पर कह दिया कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। तो पीएम बनने का जो सपना था, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो तो राहुल गांधी छीन रहे हैं। तो इस बात को लेकर के नीतीश कुमार का टेंशन है कि मुख्यमंत्री भी कम से कम बन सकेंगे एनडीए में अगर शामिल हो जाएंगे तो, और इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है। फिलहाल इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं, उसका टूटना तो तय है। इलेक्शन से पहले आप देख लीजिएगा वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि मतभेद इन लोगों में बहुत अधिक है। ये लोग खुद आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सोचिए आपकी इससे किसको फायदा होगा, क्या जनता को फायदा होगा या सरकार को फायदा होगी? जातीय जनगणना करा करके लोगों को इस प्रकार से लड़ा करके और जिस प्रकार से नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, इन तमाम बातों के बारे में आपका क्या विचार है ये भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि हमें तो लगता है कि इंडिया अलायंस तो बिखर जाएगा और नीतीश कुमार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उसका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।